ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डीडी न्यूज के इस खास कॉन्क्लेव में सुशासन से सेवा इस विषय पर, और किस तरह से गुड गवर्नेंस जो है उसकी बात लगातार देश में की जाती रही, कितना ज्यादा हकीकत में बदला ये नारा, इस पर हम चर्चा करें। अनिल जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। अभी भी जब बात की जाती है अन्न योजना की, राशन देने की फ्री, तो लगता है कि 70 सालों में देश अभी भी उस दिशा में कुछ नहीं कर पाया था जो अब करना पड़ रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और इसीलिए लोग जो हैं वो अब इस भागीदारी के साथ खुद को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये बड़ा ही गंभीर विषय उठाया आपने कि 75 साल बाद भी अगर देश में पब्लिक को अन्न फ्री में देना पड़ रहा है तो आप सोचिए उनकी कैसी उपलब्धि है। उनके पास ना नौकरियां हैं ना जीने का सामग्री है, तो अगर उन्हें ऐसे फ्री में देना पड़े तो मान लिया इस समय संकट है जो अभी कोविड के बाद आया कि तो 2 साल लॉकडाउन, 1 साल लॉकडाउन रहा, तो उसके बाद एक झटका पड़ा आर्थिक, उसमें मान लिया। लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो ये जो कल्चर है ये बहुत टाइम से चल रहा है, तो इसका जवाब देने के लिए डेवलपमेंट चाहिए। तो डेवलपमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। मतलब ये उसका पूरा उदाहरण है कि कितना डेवलपमेंट इस देश ने मिस किया अभी तक। त्रिपाठी जी, क्योंकि बात यहाँ पर स्कीम्स की तो कर ही रहे हैं, योजनाओं की तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल अनिल जी से आपसे कुछ देर पहले पूछा था, आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे अब तक और अभी भी हैं, तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि इन सब योजनाओं को लागू करने में और खासकर जन जन तक पहुंचाने में सोच में जो बदलाव होता है उसका, या लीडरशिप की जो बात होती है उसका कितना फर्क दिखाई देता है और जनता के अंदर इसकी कितनी पैठ दिखाई देती है? देखिए, सुशासन के लिए शासन जरूरी है और शासन के लिए संचार माध्यम जो सरकार कहना चाहती है लोग उसको सुनें और समझें और उसके हिसाब से अपने हक की अदायगी के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालें या अपने डिमांड को लगाएं। जब अंत्योदय अगर फिलॉसफी हमारी है कि हर समाज का सबसे अंतिम वर्ग भूखा न सोए, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम गरीब राष्ट्र थे, हम विकास कर रहे हैं, विकासशील राष्ट्रों में भी हमारी गिनती है, तो कुछ लोग ऐसे गरीब रहेंगे जिनको अन्न की भी जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे प्रकार के सब्सिडीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो उन्नति है या जो जॉब क्रिएशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, जो आज हम वर्ल्ड की तीसरी इकॉनमी बन रहे हैं या हम $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की प्रगति पर मार्ग पर हैं, तो ये सब कहीं न कहीं तो पर कैपिटा में कहीं न कहीं दिखेगा। आपने पूछा वन राशन कार्ड, इसका एडवांटेज ये देखना चाहिए कि हमने पॉवर्टी को पोर्टेबल बना दिया। आप गांव में हैं तभी गरीब हैं और शहर में आते ही आप धनी हो जाते हैं, ये मानना ठीक नहीं है। तो अगर किसी गरीब को हक मिलता है गांव में, तो अगर वो अपने हक राशन कार्ड लेके शहर में भी आता है तो उसका वो हक शहर में भी मिल सकता है। सरकार की नीति और नियम में जो बदलाव आए हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, सैचुरेशन अप्रोच आया है, हमने टेक्नोलॉजी को भी बहुत भरपूर यूज़ किया हुआ है। और आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। सरकार ने, आप माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही द चीफ कम्युनिकेटर, वो कितने अच्छी तरीके से लोगों को समझाते हैं, इससे लोगों को समझ में आता है। आप देखिए टॉयलेट का प्रोग्राम चला, स्वच्छ भारत का, इसमें सरकार ने ज़्यादा काम नहीं किया, जन से बहुत सारे और लोगों ने काम किया। यही जन भागीदारी ही सरकार का सबसे बड़ा आज का कारण है जो हम पॉपुलेशन स्केल पर बिलियन प्लस स्ट्रेटजी हम आज लगा सकते हैं। अगर आज सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की बात करती है तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जन भागीदारी हो और जन भागीदारी से शासन, सुशासन और प्रशासन तीनों चैतन्य रहते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा इस सरकार में देखने को मिलता है। श्रीनिवास जी, क्योंकि आप एक स्पेशल मंत्रालय से आते हैं और आपका लगातार इसमें भागीदारी जो है तमाम फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार की हैं उनके साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है। एक बात मैं बहुत पर्सनल लेवल पे आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री के बारे में हमेशा से ये बात सामने आती है कि वो बहुत ही तल्लीनता से सुनते हैं, पूरी रिसर्च के साथ वो स्कीम में घुस जाते हैं या जो भी नीति बन रही है वो खुद उसमें डायरेक्ट अपना उनका भागीदारी रहती है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री योजनाओं पर या इस तरीके की चीजों पर बात करते हैं तो किस तरह का पूरा वो रहता है, उनकी सोच या उसके पीछे बदलाव वो किस तरह का चाहते हैं? जो प्रशासन का जो मूल मंत्र है, व्हाट इज नॉट इंस्पेक्टेड इज नॉट डन, तो निश्चित रूप से हाईएस्ट लेवल पे जब मॉनिटरिंग होता है तो द पेस एट विच वर्क इज डन इज वेरी फास्ट और जो सीरियसनेस ऑफ पर्पस
एंड जो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन एज ऑल्सो डिसिप्लिन एंड इंडिफैटिगेबल कमिटमेंट टू गुड गवर्नेंस, ये चीज़ें बड़ा प्रेरणादायी चीज़ें मुझे लगे थे। और हर बार जो सीरियसनेस ऑफ पर्पस हैं जो कार्य में, बी इट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, बेंचमार्किंग गवर्नेंस हो, पब्लिक ग्रीवेंसेस हो, या पेंशनर्स वेलफेयर हो, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर रिफॉर्म्स हो, जो जो चीज़ें मैंने देखा था और अनुभव किया, बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि आप पेंशन की बात कर रहे हैं, अब से कुछ समय पहले तक हम ये भी देखते थे कि पेंशन के लिए बुजुर्गों को किस तरह से दर दर की ठोकर खानी पड़ती थी। उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती थी, लेकिन उनका पैसा जो है वो नहीं मिलता था, या खाते में नहीं आता था, या उसके लिए जो प्रोसेस थी वो बहुत लंबी थी। उस सब को लेकर अब लगता है कि जो सुधार होना चाहिए था वो किस लेवल तक हो चुका है? अब काफ़ी सुधार हुआ है। एक तो जो पेंशनर को ऑन रिटायरमेंट पेंशन मिलना चाहिए, सर्वप्रथम तो ये है कि 1 मंथ आफ्टर हिज रिटायरमेंट पेंशन शुरू हो जाना चाहिए। तो ये बड़ा कड़ी निगरानी से मॉनिटर किया जाता है। तो भविष्य पोर्टल बनाया गया है, और भविष्य पोर्टल आज भारत के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें से उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म्स में से माना जाता है। और तुरंत जितने भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स हैं ये भविष्य पोर्टल पे मॉनिटर होते हैं। दूसरा है कि जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, क्योंकि वो पेंशन मिलने के बाद हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है कि इसको सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस देना पड़ता है। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन समर्पित कर सकता है गवर्नमेंट के लिए। तो ऑनलाइन जब वो देता है तो जो भागादौड़ी है, ऑफिसेस की चक्कर काटने पड़ते हैं, ये कम हुए। और फेस ऑथेंटिकेशन ऐप भी अब शुरू हुआ है, जो वो डाउनलोड करके अपना बायोमेट्रिक्स के माध्यम से वो ऑथेंटिकेट करा सकता है। तो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हुए हैं, और बैंक्स की मॉनिटरिंग होता है। पेंशनर्स की इंटरेक्शन के लिए पेंशनर्स एसोसिएशंस बनाए गए हैं, और पेंशन अदालत शुरू किया गया है, जिसमें कई कॉम्प्लेक्स पेंशन केसेस, जिनमें जैसे कोविड में जिनकी डेथ हुई थी पेंशनर्स की, और अनमैरिड डॉटर्स हैं या उनके फर्स्ट लीनिएज के हैं डिसेंडेंट्स, उनके पेंशन केसेस हैं, या विडो पेंशन केसेस हैं, इनकी बड़ा त्वरित गति से निर्णय लिया जाते हैं। और पेंशनर वेलफेयर के तरफ बहुत काम हुआ है। जल जीवन मिशन, स्वच्छ जल की अगर हम बात करें, या फिर कई सारी स्कीम्स में ऐसा हुआ कि चेकिंग के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई कि वाकई में वो वहां तक पहुंच रही है स्कीम या नहीं। जैसे कि अगर जल की बात करें तो कहां कहां तक वो पहुंच रहा है, कहां रुका हुआ है, इस सब को लेकर जो एक योजना बनी है, आपको लगता है कि जो चेकिंग सिस्टम है वो पहले इस तरह से दुरुस्त नहीं था कि अब तुरंत कोई भी मंत्री जो है वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद उसका निदान करने के लिए चले जाते हैं, या उस योजना के तहत जो भी प्रावधान है उनको वो सॉर्ट आउट करते हैं? ये चीज भी बदलाव के तहत आई है? निश्चित रूप से बदलाव न केवल हुआ है बल्कि दिख भी रहा है। जैसे आपने हर घर जल, हर नल जल, या एवरी हाउस गेटिंग टैप वाटर, ये कुछ दिन पहले असंभव लगता था। असंभव इसलिए लगता था कि पहले आपको स्रोत चाहिए, स्रोत सस्टेनेबल हो, स्रोत से आपको कैरी करना है। 200, 300, 400 किलोमीटर की पाइपलाइन होती हैं। आप खाली शहर में पहले हम पानी ले जाने के लिए किसी नदी से पानी ले जाएंगे शहर में, और बीच के गांव में हम पानी नहीं देंगे। तो लोग क्या करते थे, पाइप को तोड़ देते थे या सहयोग नहीं करते थे। आज है कि आप फ्रॉम A to Z, फ्रॉम बॉटम अप, हर एक को अगर हर नल से जल देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हर घर में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो चोरी कम होगी, लोग उसके लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे, हर एक को मिलने ही वाला है। टैप वाटर भी उसी तरह की एक व्यवस्था आने वाली है। इसका जो सैचुरेशन अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, गरीबों को मिलता है। धनी लोग इन किन प्रकार अपनी सुविधाएं ले ही लेते हैं, लेकिन गरीबों को लाइन में लगना पड़ता है, उनको पैरोकार चाहिए, उनको कहीं इधर उधर खर्च भी करने पड़ते हैं, उनको सुविधाओं के लिए बहुत सारे लीगल एंड इलीगल मीन्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। इस सरकार का जो सबसे बड़ा फायदा ये रहा है कि कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, कारण अगर सच्चाई सही बताई जाए तो लोगों को देर से मिले तो भी लोग असंतुष्ट नहीं होते हैं। आज रोज हर साल 1 से 1.5 करोड़ घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं,
12-13 करोड़ हो जाएंगे, पूरा भारत में हर एक घर में जल हो जाएगा। इससे कितनी सुविधाएं होंगी, बहुत सारे रोग दूर होंगे। ये है बहुत, मतलब उसके बारे में कभी और आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अगर हर घर को जल मिलेगा तो कोई उसमें पात्रांतर नहीं होगा, एक से घर में ज़्यादा पानी आएगा, हमारे घर में धीमे पानी आएगा, या इतना पानी ही नहीं रहे कि राशनी करनी पड़े। जो सैचुरेशन अप्रोच में यही फायदा होता है। ये एक छोटा सा ब्रेक हम फिर से ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे और खासकर ऑडियंस के पास भी चलेंगे सवालों के लिए। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। बाढ़ ने बचाई तबाही, गांव का तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुशासन से सेवा की और किस तरह से पिछले 8 सालों में गुड गवर्नेंस पर बात जो हो रही थी वो अब धरती तक पहुंच गई है, हम कहें कि लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ अन्ना रॉय जी हैं जो कि सीनियर एडवाइजर हैं नीति आयोग की। बहुत बहुत स्वागत है अन्ना जी आपका। आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि योजना आयोग से नीति आयोग का जो सफर रहा और अब जब 8 साल बाद हम इसकी बात करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, कितना अंतर आ चुका है? नीति आयोग जो जिसका गठन हुआ और उसका अगर हम तय तक जाएं तो वो कई हद तक दिखाता है कि जो हमारी आज की सरकार है उसकी क्या थिंकिंग रही है। उसकी थिंकिंग आउटकम पे ज़्यादा रही है बनिस्बत कि आप प्रोसेसेस में देखें या प्रोटोकॉल्स में देखें। तो आउटकम की जब बात करते हैं तब अगर हम प्लानिंग कमीशन के साथ कंपेयर करें तो प्लानिंग कमीशन जब गठित हुआ उस वक्त उसकी खास ज़रूरत थी, लेकिन इतने दशकों के बाद देयर वाज अ क्राइंग नीड टू काइंड ऑफ रिफॉर्म द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस। तो जो वो टॉप डाउन अप्रोच था उसकी जगह जो नीति आयोग आया उसने ये दिखाया कि भाई आपका ये इस टारगेट है, यहाँ हमें पहुँचना है, ये हमारे आउटकम्स हैं और देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग देयर रादर देन समबडी बीइंग अ बिग ब्रदर कि भाई आप इसी तरह जाओ, आपको इतना एलोकेशन होगा या आप ये स्कीम्स करो। तो that is one thing which shows कि how the present government's thinking changed on the entire planning। और उसी से जब हम सुशासन की आप बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, उसी से फिर जो बाकी चीज़ें आई, टेक्नोलॉजी जैसे आया, तो टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया 2006 से ही शुरू हो गया था, लेकिन इट वाज फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स दैट हाउ यू लीवरेज द टेक्नोलॉजी टू काइंड ऑफ प्रोवाइड गुड गवर्नेंस। उसमें हमने बहुत एक ट्रेजेक्ट्री में जो चेंज देखते हैं वो देखा। तो नीति आयोग का इसमें ये रोल रहा है और नीति आयोग बहुत सारी चीज़ें करता है, मैं सारी चीज़ें नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जो वर्टिकल मैं हेड करती हूँ विच इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन गुड गवर्नेंस, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा दृष्टिकोण है टेक्नोलॉजी का, वो है नॉट फॉर द सेक डेवलप टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, नॉट फॉर द सेक ऑफ द टेक्नोलॉजी बट व्हाट इट कैन provide for you, what challenges it helps you to overcome। तो तब 2014 से जो हमने देखा, फाइनेंशियल सेक्टर हो कि कोई और सेक्टर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हर जगह आप जैसे अगर फाइनेंशियल सेक्टर देखें तो इंक्लूजन के ऊपर जो ध्यान दिया गया। दूसरी जगह अगर आप टेक्नोलॉजी पे देखें तो जब वो चीफ मिनिस्टर से गुजरात में जो उन्होंने काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी इनिशिएटेड चीज़ें ली, वेदर यूजिंग जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी टू ईज द अप्रूवल प्रोसेस इन वेरियस प्लान्स एट्सेट्रा, उसको कैसे वो फिर सेंटर में लाए। क्लाइमेट चेंज की इश्यूज़ है, बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो सारा है। और आज इंडिया
उस मुहिम पे खड़ा है जहां पे कि हम एक नया गवर्नेंस का मॉडल दूसरे देशों में प्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज द पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि इस सरकार के अंडर पिछले 8 सालों में हमने देखा, लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी थ्रू पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर बेटर गवर्नेंस। अना जी, जो आप ये बात बता रही हैं, इसी के साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री के विजन की आप बात कर रही हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से लेकर अब तक, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग, और खासकर कोविड के समय में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और उसमें विश्व गुरु बनने तक जो भारत की जो सोच रही, आत्मनिर्भरता की तरफ रही, उसमें कितना बड़ा योगदान दिखाई देता है? मैं 2 चीजें बताना चाहूंगी। कुछ चीजें तो पब्लिक नॉलेज में है, कुछ नहीं है, मैं उसके ऊपर भी रोशनी डालना चाहूंगी। एक तो कोविड में आप कोविन देखते हैं आजकल, मेरे हिसाब से आई मे नॉट बी करेक्ट, बट कोविन जिस तरह से आपको एक सहूलियत देता है और जिस तरह से इतने बड़े देश में विद सो मच ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्रॉब्लम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, द ईज ऑफ गेटिंग द वैक्सीन एंड द ईज ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, चाहे आप बाहर ट्रैवल करें, आपको किसी चीज़ के लिए भी, मतलब मैंने तो कोविड के बाद बाहर ट्रैवल किया है, आपको हर जगह जगह दिखाना पड़ता है, तो हियर इज दिस ऐप, आप अपने फ़ोन के ऊपर आप किसी को भी डाउनलोड करके दिखा सकते हैं, और बहुत ट्रांसपेरेंसी लाई गई है ताकि कोई गलत किस्म से वो ना किया जा सके। तो टेक्नोलॉजी के बिना तो वो संभव ही नहीं था। और हमारे यहाँ पे जो डिजिटल लिटरेसी की भी बात करते हैं, जो डिजिटल डिवाइड है, लिटरेसी की इश्यूज है, डिस्पाइट ऑल दैट टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके एक इतना बड़ा मुहिम सक्सेसफुली वो किया गया। तो एक तो वही मैं बताऊंगी। उसके बाद जब ये सारा पेंडेमिक चल रहा था, नीति आयोग कंटिन्यूसली ऑन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था, चाहे वो कोई एड्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बहुत हर चीज़ में हमने प्लेटफॉर्म्स भी बनाए टू काइंड ऑफ ट्रैक एंड ट्रेस कि कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ पे वो जाएगा, जो सामान आ रहा है। तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई हमें अभी पोस्ट पेंडेमिक के लिए अभी से तैयारी करनी है, और 7 ऐसे सेक्टर्स चूज किए गए जिसको कि हमने टेक्नोलॉजी कॉमन्स कहा, जिसमें कि ये कहा गया कि हाउ कैन वी एड्रेस द इश्यूज विद टेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो उनमें से एक सेक्टर था लॉजिस्टिक्स, और उस लॉजिस्टिक्स का जो सेक्टर में हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि इस साल बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री ने उसके बारे में यूलिप करके है वो प्रेजेंट भी किया, और कहा कि सिमिलर चीज़ हम पैसेंजर में करेंगे। तो एक तो कोविड रिलेटेड और एक पोस्ट कोविड की लिए टेक्नोलॉजी से हम कैसे तैयार रहें, उसके लिए भी उन्होंने को प्रेरणा दी, और नीति आयोग ने उसमें काम किया। बिल्कुल, बहुत अहम आपने यहाँ बात करो श्रीनिवास जी। इससे पहले कि मैं ऑडियंस के पास जाऊँ, आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगी, क्योंकि एक बात अभी अन्ना जी ने कही, ट्रांसपेरेंसी, वो आपको लगता है कि एक बड़ी बात, क्योंकि जनता तक जो सीधे बात पहुंचती है, अगर सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी हो, योजनाएं पारदर्शी हो, कैसे उनके पास तक पहुंच रही है उसमें पारदर्शिता हो, तो लोगों का कनेक्ट अपने आप जुड़ता चला जाता है और उनको लगता है वाकई में हमारे लिए कुछ हो रहा है। ये चीज दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो गवर्नमेंट ने लिया था वो हैं कि अबॉलिशन ऑफ इंटरव्यूज़, और दूसरा जो निर्णय लिया था कि सेल्फ अटेस्टेशन को हम वैलिड मानते हैं। अदरवाइज अटेस्टेशन के लिए जगह जगह जाना पड़ता था, अफसरों के ऑफिस में जाना पड़ता था अटेस्टेशन के लिए, तो कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो सके। और इंटरव्यू अबॉलिशन से बहुत ट्रांसपेरेंसी आया है, पर्टिकुलरली इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी इंटरव्यूज़ के लिए, जिसमें काफ़ी बायसेस रहते थे, ये एलिमिनेट हुए हैं। तो जो ट्रस्ट, जो सिटीजन ट्रस्ट जो रिपोज करना था, इसके लिए ये दोनों डिसीजंस आज भी 8 साल बाद भी ये डिसीजंस काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। जी मैं चाहूँगी कि ऑडियंस से अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। What do you think that growing in a digital world leading us to our doomsday in a country where with a massive population who needs employment basically? जो अभी वर्तमान में जो कदम लिए गए हैं, जो डिजिटल गवर्नेंस मॉडल हैं, ये अक्रॉस द वर्ल्ड फिनोमिना है। जिस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, बी इट फ्रॉम एस्टोनिया टू सिंगापुर या यूनाइटेड स्टेट्स टू ऑस्ट्रेलिया, एवरी कंट्री इज गोइंग डिजिटल।
डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जिनमें मोस्ट प्रोसेसेस आर डिजिटल, जिसमें सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट का जो इंटरफेस है ये स्मूथ रहे. दैट इज व्हाट हैज बीन द एम्फसिस ऑफ गवर्नमेंट. And it will create so many more new jobs that will be created because of this technology adoption. जिस तरह सरकार अपने गवर्नेंस या फिर पॉलिसीज इनिशिएटिव लॉ को लेकर क्लैरिटी रखती है और क्लैरिटी नियति और नियत साफ हमें झलकता हुआ दिखता है, उस तरह सर क्रिप्टो करेंसी बिल पर हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती है, चाहे NFT पे हो चाहे मेटावर्स पे हो, ये क्लैरिटी हमें क्यों नहीं दिखती सर? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को आपने अगर बजट में सुना होगा माननीय वित्त मंत्री के भाषण को, तो उसमें उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है, बट नॉट एज ए करेंसी बट एज ए एसेट, अनदर क्लास ऑफ एसेट विच कैन बी ट्रीटेड. और दूसरी बात है कि इस करेंसी कोई रेगुलेटर नहीं है एंड साइबर सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड इशूज आर देयर. तो सारे का बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो सरकार ने देखा है कि अभी क्रिप्टो करेंसी हैज नॉट कम टू दैट स्टेज वेयर वी कैन रिकॉग्नाइज इट एज ए proper currency, but yes, it has its own value. NFT is going to be fact of life. एक अंतिम सवाल, कोई एक सवाल मेरा है, क्या इस तरह की डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल अवेयरनेस या डिजिटल एजुकेशन पर कुछ काम किया जा रहा है ताकि महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ सकें? हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 2018 में, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसके तहत हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि सारी इंफॉर्मेशन सीमलेसली प्रोवाइड की जाए और नए टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके प्रोवाइड की जाए. ये डेटा डंप ना हो कि आपको पता ही नहीं क्या चाहिए. तो इन अनदर 6 months a totally refurbished platform is proposed to be launched which will use AI and ML for smart matchmaking. It will provide all kinds of information also linked with geospatial and many other information at a click of a button. तो वो हमारा एक पर्पस है टू ओवरकम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लेकिन उसके ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी रहेंगे जिसको कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू आवर ग्रासरूट पार्टनर्स. तो उसके ऊपर भी हम ये काम कर रहे हैं. श्रीनिवास जी, जब हम बात अब भारत के भविष्य की कर रहे हैं और भविष्य की दिशा में भारत कहाँ बढ़ रहा है उस पर बात कर रहे हैं, 2047 एक थीम भी दी गई है या हम कहें कि एक तरह से उस तरफ देखा जा रहा है, योजनाओं को लेकर एक विजन तैयार किया गया है, उस दिशा में क्या तैयारी है? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले से विजन इंडिया 2047, इंडिया एट 100 कैसे होगा अपना भारत, और इसकी रूपरेखाएं ड्रॉ अप करने की मैंडेट सारे मिनिस्ट्रीज को दिए गए हैं. सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज इसमें बने हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का नॉलेज पार्टनर है. और जो नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या लिया जाना चाहिए टू ब्रिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट क्लोजर, तो इनमें 5-6 बड़े मुद्दे हैं. भारत जो 2047 का भारत है ये डिजिटली, टेक्नोलॉजिकली और फुल्ली एम्पावर्ड सिटीजन्स की तरफ देख रहा है. और इसमें खास करके मेजर सेक्रेटेरिएट रिफॉर्म्स, स्वच्छता कैंपेन्स, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, improving service delivery, benchmarking governance, rewarding meritocracy through Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration, hundreds and thousands of e-governance initiatives, focus on young civil servants जो आज की तारीख में 8 साल 10 साल के जो नौकरी में हैं, जो 2047 में सीनियर पॉलिसी मेकिंग रोल्स पे काम करते रहेंगे. इन ऑफिसर्स की ग्रूमिंग कैसे किया जाए ताकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और विजन एनहांसमेंट की तरफ रोल कैसे रहेगा. तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस, नेशनल एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए अ फुल्ली एम्पावर्ड सिटीजन एंड डिजिटली एम्पावर्ड गवर्नमेंट, इसको क्रिएट करने के लिए सरकार द्वारा विजन इंडिया 2047 बनाया जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने ये जानकारी दी और सिर्फ बात वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की भी जो दिशा तय की जा रही है, 2047 का भारत कैसा होगा उसकी रूपरेखा अभी से तैयार की जा रही है और इसी दिशा में लगातार जो प्रयास है उन सब पर हमने अपने विशेष मेहमानों के साथ चर्चा की. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास पैनल में जुड़ने के लिए.
कॉन्क्लेव के प्रायोजक थे पावर ग्रिड, ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, पतंजलि न्यूट्रेला न्यूट्रिशन, नेचुरल, वेजिटेरियन एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, AIC, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान, FSSAI, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, अश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, वेलनिक, कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग, SECI, सोलर एनर्जी